पीजी कॉलेज एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कोर्स कोड BANC 132 में ब्लॉक 3 यूनिट 10, 11 एंड 12 डिस्कस करने जा रही हूँ। यूनिट 10 के अंतर्गत हम लोग क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग प्राइमेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी टेक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण, प्राइमेट्स क्या होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, जो लिविंग प्राइमेट्स हैं उन सब की टेक्सोनॉमी के बारे में जानेंगे और प्राइमेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। यूनिट 11 के अंतर्गत ये मानव और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स जो हैं उनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी बेसिकली हमें अध्ययन करना है, जिसमें हम प्राइमेट के इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स देखेंगे, जिसमें लिम्ब और ब्रेन और उनके बिहेवियर का, साथ में उनके मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स जो हैं एप्स के, उनको भी देखेंगे। और एप्स में भी खास तौर से जो गिबन, औरंगुटान, चिंपैंजी, गोरिल्ला, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग मैन और ये जो एप्स हैं इनका कंपैरिजन भी करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स का कंपैरिजन भी करेंगे। साथ में यूनिट 12 के अंतर्गत होमोनाइजेशन प्रोसेस, कैसे मानव जो है ह्यूमन बन गया, कौन कौन सी फीचर्स थे, बाइपीडलिज्म खास तौर से, और एविडेंस क्या है बाइपीडलिज्म के, क्या क्या एनाटॉमिकल चेंजेस हुए थे, और जो हमारा थंब है अपोजिबल और मैनुअल जो कुछ भी फीचर्स हुए थे इनके बारे में भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 10 की अगर बातचीत करें तो जितने भी विश्व में प्राणी पाए जाते हैं उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं और समानताओं के आधार पर उन्हें कई वर्गों में विभाजित किया गया है। मानव वैज्ञानिक उद्विकास के अध्ययन के दौरान मानव व उसके समकक्ष अनेक प्राणियों, विशेष रूप से प्राइमेट वर्ग के साथ उसको संबंधित करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में उद्विकासी प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्राणियों ने अपने आपसी संबंधों के आधार पर स्वयं को वातावरण से अनुकूलित कर लिया था। तो जैविक वैज्ञानिकों ने इसी अनुकूलन के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास किया। जो प्राणी प्राकृतिक रूप से एक समान प्रतिरूप को प्रस्तुत करते हैं उन्हें एक श्रेणी में रखा, और जो प्राणी असमानता प्रदर्शित करते हैं उन्हें दूसरी श्रेणी में रखा गया। इस प्रकार से प्राणियों को श्रेणीबद्ध करके उनका जैविक वर्गीकरण किया गया, जिसे वर्गीकरण विज्ञान या टेक्सोनॉमी कहा गया। अतः जीव प्राणियों में पाए जाने वाली विविधता एवं उनके सभी प्रकारों के संबंध को ही वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। और सबसे पहले सिम्पसन ने यह बात कही थी 1961 में। प्राणियों को वर्गीकृत करने का प्रयास अरस्तु ने वैसे सबसे पहले किया था, 384 से 322 के बीच में उनका काम था BC, और वह तभी से होता चला आ रहा है। 17वीं शताब्दी में जॉन रे ने भी प्राणियों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, और इसके पश्चात जो है वो सबसे ज्यादा जो हम लोग बात करते हैं तो लीनियस के वर्गीकरण की बात करते हैं। ये स्वीडन के निवासी थी, कैरोलस लीनियस निवासी थे, और ये एक प्रकृति वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक था। इसी कारण से हम लोग लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। लीनियस का जो वर्गीकरण था वो उनकी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में सन 1735 में प्रकाशित हुआ था। लीनियस के वर्गीकरण को बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर मतलब द्विनामी प्रणाली की पद्धति भी कहा जाता है, जिसमें वंश एवं जाति के नाम को समाविष्ट करके किसी जीव का नामकरण नॉमेनक्लेचर किया जाता है। इसीलिए इसको हम लोग लीनियस प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि लीनियस ने इसको प्रतिपादित किया था। लेकिन वर्तमान समय में ये बायोनॉमियल ना होकर के ट्राइनॉमियल सिस्टम, त्रिनामी प्रणाली प्रचलित है।
जिसमें तीसरा नाम जो जीव है उसकी उपजाति, सब स्पीशीज को भी संयुक्त कर लिया गया है। जंतुओं का वर्तमान श्रेणीबद्ध वर्गीकरण लीनियस के शोधकार पर आधारित है, जो आपने 18वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया था, लेकिन सन 1961 में सिम्पसन का वर्गीकरण उनकी जो पुस्तक थी प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी में प्रकाशित हुआ। और किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत जीवों की पहचान करना, उनका वर्णन करना, उन्हें नाम देना एवं उन्हें वर्गीकृत करना होता है। प्रत्येक जंतु को पहले स्पीशीज में रखा जाता है, उसके पश्चात उसे जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एवं फाइनल में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य क्रम जैसे सब ऑर्डर, इंफ्रा ऑर्डर, सुपर फैमिली, सब फैमिली आदि का भी प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। ऐसा बटनर जॉनस ने 1969 में ये बात को बताया था। इन क्रमों को टेक्सॉन कहते हैं। टेक्सॉन जीवों का एक समूह होता है। ये समूह वर्गीकरण के प्रत्येक स्तर की एक औपचारिक इकाई होते हैं, जो एक विशेष स्तर पर ऊपर से नीचे के स्तरों के सभी टेक्सॉन के जीवों को अपने में सम्मिलित करते हैं। तो इस तरीके से बटनर जॉनस ने ये बात बताई टेक्सोनॉमी के सिलसिले में अपनी पुस्तक में। अगर हम लोग प्राइमेट की टेक्सोनॉमी बातचीत करें तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जो प्राइमेट हैं क्या। देखिए, प्राइमेट बहुत ही डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। ये पूरे संसार में इसके जो मेंबर्स हैं, इसमें सबसे छोटा प्राइमेट जो है माउस लीमर, वो सिर्फ 35 ग्राम का है, जबकि जो गॉरिल्ला है वो 140 से 180 किलोग्राम का है। तो आप ये समझ लीजिए कि प्राइमेट्स का कितना डाइवर्सिफिकेशन है। रिमार्केबल रेंज ऑफ साइज एंड एडेप्टिव डाइवर्सिटी प्राइमेट्स के अंतर्गत आती है। प्राइमेट का क्लासिफिकेशन हम पढ़ें उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि प्राइमेट बेसिकली जो एनिमल किंगडम है उसमें कहाँ पे आते हैं। मोटा मोटी हम लोग इसको समझ लेंगे तो उसके बाद और क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे। तो ये जो मैमल्स थे, इसमें जो यूथेरियन मैमल्स थे, प्रोटोथीरिया को अगर हम छोड़ दें, जो मेटाथीरिया छोड़ें, प्रोटोथीरिया छोड़ दें, और उसके बाद यूथेरियन आते हैं, वो मैमल्स की जो 3 ब्रांचेस थी इसमें यूथेरियंस में आते हैं। ये जो प्राइमेट वर्ड है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका मतलब है फर्स्ट। तो ये जो है मैमेलियन क्लास में, मैमेलियन में जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरिया। तो यूथेरिया जो है उसमें ये प्राइमेट्स आते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। और ये ऑर्डर है, इसमें प्रोसीमियंस आते हैं, मंकी आते हैं, एप्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं। और ये जो है ऐसा माना जाता है कि प्राइमेट ये एंशिएंट ग्रुप है जो प्रिमिटिव जो मैमेलियन स्टॉक था उससे लगभग 65 मिलियन ईयर्स अगो जो है उससे सेपरेट हो गया था। और ये जो सेपरेट हुए थे तो ऐसा माना जाता है कि ये एक इंसेक्टिवोरस मैमल्स जो कि लेट क्रिटेशियस पीरियड में रहते थे, तो उससे ही अलग हुआ होगा। ऐसा फीगल का 1998 में और डेल्सन वगैरह का मानना। डेल्सन ने भी 2013 में यही बात बताई। और उन्होंने कहा कि जो बहुत छोटे ट्री श्रू लाइक क्रीचर्स थे और उस समय जो है प्राइमेट्स से ही ये मैमल्स जो थे उसी से ही जाके आगे प्राइमेट बने होंगे। और फिर बाद में क्या हुआ, बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और बिहेवियर स्पेशलाइजेशन हुए जिसकी वजह से हम जो प्राइमेट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बहुत छोटे से माउस उससे लेकर के इतने कम ग्राम के लेके और जाके इतने किलोग्राम तक के प्राइमेट्स बने। तो प्राइमेट्स के बारे में हम लोग ये तो अब समझ गए हैं कि ये मैमल्स का ही है ऑर्डर और इसमें भी कहीं इंसेक्टिवोरा से ये ओरिजिनेट हुए होंगे।
लेकिन इसका थोड़ा-सा हम लोग को क्लासिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा टैक्सोनॉमी में आगे समझने के लिए। तो पहले क्या किया गया था कि जो प्राइमेट ऑर्डर था, उसको मेन 2 उसमें डिवाइड किया गया था। प्रोसिमियंस में द प्रिमिटिव प्राइमेट्स, उसमें लीमर, लॉरिस और टार्शियर आते थे, मतलब इनको आप लोअर प्राइमेट्स कह सकते हैं। और बाद में और दूसरा जो ग्रुप था वो एंथ्रोपॉइडिया था, जिनका की ब्रेन बड़ा था, जिसमें मंकी, एप्स और यहाँ तक कि ह्यूमन, हम लोग भी उसी में आते हैं, हायर प्राइमेट्स। तो प्रोसीमियन और एंथ्रोपॉइड्स 2 में डिवाइड किया। प्रोसीमियंस में लीमरिफॉर्मीज और टार्सीफॉर्मीज रखा। लीमरिफॉर्मीज के अंतर्गत लीमर और लॉरिस रखा। टार्सीफॉर्मीज में टार्शियर को रखा। जबकि एंथ्रोपॉइड्स को फर्दर 2 में डिवाइड किया। प्लेटिरानी मतलब जो फ्लैट नोज वाले थे, न्यू वर्ल्ड जो में थे जो, और दूसरे कैटिरानी, ओल्ड वर्ल्ड। जो प्लेटिरानी थे उनको न्यू वर्ल्ड मंकी सीबॉइड्स में रखा गया, और कैटिरानी फर्दर 2 में डिवाइड हुआ। सर्कोपिथिकॉइड्स मतलब ओल्ड वर्ल्ड मंकी, और होमिनॉइड्स मतलब उसमें एप और मैन भी आते हैं। तो ये तो था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया है। और ये जो चेंज हुआ है इसमें दोनों में, और टार्शियर को मेन लेकर के चेंज हुआ है। अब जो प्रोसीनियंस थे उसमें जो टार्शियर थे, मैंने आपको बताया था अभी, तो ये जो टार्शियर है इनको अब प्रोसीनियंस में नहीं रखा गया है। और इनको अब पहली बात तो एक और बताएं इससे पहले कि मैं ये नॉमेनक्लेचर बताऊं प्रोसीमियंस और एंथ्रोपॉइडिया, इसको भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। जो प्रोसीमियंस थे ना, इनको अब स्ट्रेप्सीराइनी कहा गया है, और इसमें सिर्फ लीमर और लॉरिस को रखा गया है। और जो एंथ्रोपॉइडिया था उसको कह दिया गया हैप्लोराइनी, और इसमें मंकी, एप और ह्यूमंस तो थे, उसके साथ साथ टार्शियर को भी इंक्लूड किया गया है। और ये जो क्लासिफिकेशन मैं बता रही हूँ ये अर्ली 1970s में इसको अडॉप्ट किया गया था। और इसमें फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स का उन्होंने लॉजिक दिया और जिसको अप्रिशिएट भी किया गया। तो ये जो क्लासिफिकेशन था अब स्टेप्सीराइनी और हैप्लोराइनी, राइनी मीन्स नोस को लेकर के 2 इंफ्रा ऑर्डर में ये विभाजित किया गया है। तो इस तरीके से ये डिवीजन चेंज हो गया जो पहले डिवीजन था। और ये जो स्ट्रेप्सीराइनी जो है, स्ट्रेप्सीराइन्स मतलब प्राइमेट्स विद मॉइस्ट नोजेस, जिनकी जो नाक है ना वो नम है। पहले उनको प्रोसीमियस आप भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्टेप्सीराइनीज जो थे ये पहले जब प्रोसीमियंस की हम बात कर रहे थे और जो ओल्ड क्लासिफिकेशन था तो उसमें लीमरिफॉर्मीज, लॉर्सिफॉर्मीज और टार्शिफॉर्मीज थे। लेकिन अब जब स्टेप्सीराइनी बोल रहे हैं हम लोग तो इसमें सिर्फ 2 को इंक्लूड कर रहे हैं, लीमरिफॉर्मीज और लार्सिफॉर्मीज को। ठीक है। और जो ये टार्सिफॉर्मीज हैं ये हैप्लोराइनी, मतलब हैप्लोराइनी मीन्स कि प्राइमेट्स विद ड्राई नोजेस, उसमें हम इंक्लूड करते हैं इनको। तो इसमें हैप्लोराइनी में जो है वो एक तो टार्सिफॉर्मीज आ गए और एक जो है वो सिमीफॉर्मीज आ गए, जो एंथ्रोपॉइड्स आ गए। टार्सिफॉर्मीज को एक अलग ही ग्रुप में रखा है हैप्लोराइनी में ही, और टार्सिफॉर्मीज में जो है टार्सिडी फैमिली है, और इसमें जो एक टार्शियस पाए जाते हैं ये फिलीपींस में, बोर्नियो में, और ये क्या सुमात्रा में, आयरलैंड में, सब ये सब पाए जाते हैं। और जो सिमीफॉर्मीज है मतलब एंथ्रोपॉइड, इनको जैसा कि अभी हमने पहले भी आपको बताया था, प्लेटिराइनी मतलब फ्लैट नोज, और कैटिराइनी मतलब जो है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। कैटिराइनी मीन्स न्यू वर्ल्ड मंकीज। और जो कैटिराइनी है, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, इनको एप्स एंड ह्यूमंस में विभाजित किया गया है। तो प्लेटिराइनी, न्यू वर्ल्ड मंकीज, इसको फिर 2 ब्रांचेस में विभाजित करते हैं, कैलिथ्रिसिडी और सीबीडी। कैलिथ्रिसिडी में कैलिथ्रिसिनी फैमिली, सब फैमिली, कैलिथ्रिसिडी तो एक फैमिली है, इसमें कैलिथ्रिसिनी सब फैमिली है जिसमें मार्मोसेट्स आते हैं।
और ये साउथ अमेरिका वगैरह में पाए जाते हैं। और जो सीबीडी है इसको फर्दर 4 में किया गया, सीबिनी, एयोटिनी, एटिनिलिनी और पिथिसिनी। तो इनमें जो है ये डिवीजन इस तरीके से किया गया। और इसके अंदर जैसे एटिलिनी में जो है हाउलर एंड स्पाइडर मंकी आते हैं, एयोटिनी में नाइट एंड टीटी मंकी आते हैं, स्क्विरल मंकी भी सीबिनी में आते हैं, पिथिसिनी में भी जो है वो साकीज आते हैं। तो ये सब जैसा कि नाम ही है न्यू वर्ल्ड मंकी, तो ये 4 शेड जो एरियाज हैं सेंट्रल अमेरिका में और साउथ ईस्टर्न साउथ अमेरिका वगैरह में पाए जाते हैं। जब हम बात करते हैं कैटी रानी की, मतलब ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जिसमें एप एंड ह्यूमंस आते हैं, तो इसकी 2 पहले ब्रांचेस करते हैं। एक सर्कोपिथिकोइडिया जिसमें ओल्ड वर्ल्ड मंकी को अलग कर दिया गया, और फिर होमिनोइडिया जिसमें एप्स एंड ह्यूमंस का कॉमन स्टॉक है। तो ये जो सर्कोपिथिकोइडिया था, इसकी फैमिली, इसमें अगर सब फैमिली की बात करें तो 2 सब फैमिली हो गई, एक सर्कोपिथिसिनी, एक कोलोबिनी। सर्कोपिथिसिनी में ये बैबून्स वगैरह जो हैं ये सब इसी में आते हैं, और ये बैबून्स तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। ओल्ड वर्ल्ड मंकी हैं ये लोग, और जिब्राल्टर वगैरह में साउथ एंड ईस्ट एशिया में भी पाए जाते हैं ये सब मकाज वगैरह। और कोलोबिनी जो इसका दूसरा ग्रुप था, तो कोलोबस जो है, लंगूर है, ये सब पाए जाते हैं। ये सेंट्रल अफ्रीका में, लंगूर तो इंडिया में पाए जाते हैं और साउथ ईस्ट एशिया में भी पाए जाते हैं। जो अब फिर से कैटी रानी थी, इसको 2 में सर्कोपिथिकोइडिया में बांटा था और होमिनोइडिया, एप और ह्यूमन का स्टॉक था। इसको फर्दर 2 में डिवाइड करते हैं, हाइलोबेटिडी मतलब जो छोटे स्मॉल एप्स हैं, और होमिनिडी, होमिनिड्स मतलब ग्रेट एप्स एंड ह्यूमंस। तो जो हाइलोबेटिडी, हाइलोबेट्स मतलब गिब्बन और सियामैंग आते हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। ब्रैकिएटस होते हैं, ट्रू ब्रैकिएटस होते हैं। और जो होमोनिडी है जिसमें मैंने बताया होमिनिड्स हैं, ग्रेट एप्स होते हैं, इसके फर्दर डिवीजन 3 करते हैं, पोंगिनी और गोरिलिनी और होमिनी। तो पोंगिनी में ओरंगुटान आते हैं, गोरिलिनी में गोरिल्ला और चिंपैंजी आते हैं, और इसमें तो ह्यूमंस आते ही हैं। जो पोंगिनी है, ओरंगुटान्स जो है सुमात्रा और बोर्नियो में पाए जाते हैं, जो गोरिल्ला है वो सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं, जबकि चिंपैंजी और जो है ये सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में आते हैं। और ह्यूमंस तो आप जान ही रहे हैं कहाँ कहाँ नहीं पहुंच गए, चांद में भी पहुंच गए। तो इस तरीके से ये जो एक टेक्सोनॉमी, जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको एक छोटा सा बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से लीमर, लॉरिस, फिर टार्शियस आते हैं, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, एप्स हैं, ह्यूमंस हैं। एप्स में भी जो है हम लोग सबसे छोटे में गिबन और सियामैंग की बात करते हैं, ओरंगुटान की करते हैं, गोरिल्ला की करते हैं, बोनोबोज और चिंपैंजी की भी बात करते हैं। 20 लिविंग स्पीशीज एप्स की हैं और जिनको 2 उसमें विभाजित किया गया, लेसर एप्स मतलब जो छोटे हैं, ग्रेट हैं, जिनकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे डिटेल में। लेजर में हमने अभी आपको बताया गिबन और सियामैंग आते हैं, बाकी में ओरंगुटान, गोरिल्ला और चिंपैंजी आते हैं। तो इन सब की चर्चा हम लोग आगे चल के अभी डिटेल में फिर करेंगे। तो ये प्राइमेट्स का डायवर्सिफिकेशन हुआ, ये प्राइमेट का वर्गीकरण हुआ कि किस किस तरीके से प्राइमेट जो है वो क्लासिफाई हम कर सकते हैं। अब प्राइमेट के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोगों को जानना है, उत्पत्ति भी हो गई है। प्राइमेट है क्या? ये वृक्षी जीवन के लिए मतलब ट्री लाइफ के लिए अनुकूलित होते हैं। इनके जो उपांग हैं वो परिग्राही मतलब प्रीहेंसाइल होते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनका अंगूठा जो है वो अपोजेबल होता, अभिमुख होता है, और इसी फीचर की वजह से इनमें बहुत सारे कल्चरल इवोल्यूशन हुए, जिसकी वजह से हम आगे चल के ह्यूमनाइजेशन की प्रोसेस में बहुत सी कई बातें हुई जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हम शिखर पे हैं आज। इनका मस्तिष्क विकसित होता है। यूथेरियन मैमल्स में, स्तनियों में प्राइमेट ऑर्डर उच्च क्रम के प्राणियों का समूह है, यह मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। और इनमें सम्मिलित होने वाले प्राणी विभिन्न उद्विकासीय स्तरों के हैं।
प्राइमेट वर्ग में वर्गीकृत प्राणियों में संरचना, स्वभाव, आचरण व बौद्धिक स्तर में काफी विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं, लेकिन फिर भी कई समानताओं के आधार पर इन्हें एक ही वर्ग में रखा गया है। इन प्राणियों में इतनी अधिक विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं जिसके कारण इनको सरलता पूर्वक हम परिभाषित ही भी नहीं कर सकते। अभी हम बड़ी जल्दी जल्दी सारे प्राइमेट्स में थोड़ा थोड़ा सा लेने की कोशिश करेंगे। और ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये प्राइमेट जो है, ये जो क्लासिफिकेशन ही सबसे बढ़िया लीनियस ने किया था। लेकिन 1873 में मेवाट ने इन्हें परिभाषित करने का जो प्रयास किया, वो परिभाषा मैं एक बार आपसे शेयर करना चाहूंगी कि प्राइमेट नख मतलब अंगुकुलेट, क्लैविकुलेट जिनमें क्लैविकल पाई जाती है, एवं गर्भनाल वाले प्लेसेंटल स्तनधारी हैं। हाथ पांव की उंगलियों में नुकीले नखरों की जगह चपटे नाखून पाए जाते हैं, क्लॉज की जगह फ्लैट नेल्स हैं। जीवन के किसी भी समय में 3 प्रकार के दांत, रदनक, कृतंक और चर्वणक पाए ही जाते हैं। मस्तिष्क में एक पश्चपिंड मतलब पोस्टीरियर लोब और एक शूक दरार कैल्केराइन फिश हमेशा होती है। कम से कम एक जोड़ा अग्रांगों की भीतरी अंगुली अपोजिबल होती है, और जो पैर का अंगूठा है पदांगुष्ठ, वो या तो चपटा नाखून होता है या नहीं। इनमें सीकम होता है काफी विकसित, पेंडुलस पेनिस होता है और टेस्टिस भी सेक्टोरियल होती हैं, और पेक्टोरियल मैमी भी पाई जाती हैं। अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो हम एक बात ये है कि प्राइमेट्स में क्या है कि मिक्सचर है 2 तरीके के कैरेक्टर्स का। कुछ तो इनमें जनरल मैमेलियल कैरेक्टर्स हैं, जैसे 3 तरीके के दांत मैंने अभी बताए, इंसाइजर, कैनाइन और प्रीमोलर, इंसाइजर्स, कैनाइन और मोलर्स। ये मैमल्स में भी पाए जाते हैं, प्राइमेट्स में भी हैं, और ये सभी प्राइमेट्स में हैं। जबकि कुछ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर भी हैं प्राइमेट्स में, जो कि इसे अलग बना देते हैं। जैसे मैंने बताया कि पोस्टीरियर लोब है ब्रेन का, एंड अपोजिबिलिटी ऑफ थंब जो प्राइमेट्स में पाए जाते हैं, और यही इवॉल्व होकर के डिफरेंट लेवल में सब ऑर्डर, जेनरा, स्पीशीज वगैरह में जाते हैं, और यही सारे जो लक्षण हैं ये मानव में भी है, और इसीलिए हम मानव को प्राइमेट में रखते हैं। तो अगर प्राइमेट्स के हम लोग कैरेक्टर्स को थोड़ा मोटा मोटी देखें तो उसमें क्या है कि इनका प्रीहेंसाइल हैंड और हैंड्स एंड फीट मतलब पैर है, अपोजिबल थंब है और ग्रेट टो है, नेल्स है, इंस्टेड ऑफ क्लॉज डिजिट में पंजों की जगह वो नेल्स है, नाखून है, और विजन भी एक्यूट है और काफी हद तक बायोनोकुलर विजन है। ब्रेन साइज बहुत लार्ज है जिसमें कि कॉर्टिकल फोल्डिंग है। इनका जो गेस्टेशनल पीरियड है और पोस्ट नेटल डिपेंडेंसी है वो भी काफी बड़ा है। तो इस तरीके से अब ये जो प्राइमेट्स हैं हम लोगों ने इनको थोड़ा थोड़ा जान लिया कि किस तरीके से ये मैमल्स में जो यूथेरियंस थे उनमें भी आके सबसे क्या क्या फीचर्स हैं जो ये मैमल्स के हैं, और कुछ फीचर्स जो हैं इन्होंने अपने स्पेशलाइज्ड किए। रहते कहाँ हैं? अभी तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया कि कहाँ कहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इसको मोटा मोटी फिर से समझते हैं। ज्यादातर ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, न्यू और ओल्ड वर्ल्ड के, और 55 से 50 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में आ गए थे, ऐसा भी एविडेंस है। अगर हम इस समय बात करें तो मार्टिन ने 1994 में इनको 6 नेचुरल ग्रुप्स में बांटा। एक तो उन्होंने कहा कि लीमर्स ले लीजिए जो मेडागास्कर में रहते हैं, लॉरिस और बुश बेबीज को ले लीजिए जो अफ्रीका और एशिया में रहते हैं, और उसके बाद तारशर हो गए जो साउथ ईस्ट एशिया के हैं, न्यू वर्ल्ड मंकीज जो हैं वो सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका के हैं, जबकि ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जो हैं अफ्रीका और एशिया के हैं, और एप्स जो हैं अफ्रीका और एशिया के हैं, और ह्यूमंस भी उसमें आते हैं। तो अब ये क्लासिफिकेशन हो गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी एक एक दो बातें लेंगे। जो हमने बताया था प्रोसीमियंस जिनको बाद में इनका नाम चेंज कर दिया गया,
प्रोसीमी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड प्रो मीन्स बिफोर एंड लेटिन वर्ड साइमस सीमिया मीनिंग एप से आया है। इनमें क्या होता है, एक तो टूथ कॉम्ब होती है, लोकोमोटर स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब ये वर्टिकल क्लिंगिंग एंड लीपिंग होती है इनमें, और बहुत धीमे धीमे 4 पैरों से भी चलते हैं। मैंने आपको बताया था इनकी नोज के बेसिस पे कि इनकी वेट नोज होती है, डॉग लाइक फेस होता है, स्नाउट प्रेजेंट होता है। देखिए जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे ये जो एपरेटस था स्मेल वाला, इसका रिडक्शन हुआ, और जो विजन का एपरेटस था उसका इलिबरेशन हुआ। तो ये जो स्नाउट रीजन था, हम जैसे जैसे देखेंगे इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज को, तो हम देखेंगे ये धीरे धीरे कम होता चला गया। और जो सबसे ज्यादा हमारे में दिखाई देता है कि नाक बिल्कुल अब है ही नहीं स्नाउट, और उस विजन जो था, सूंघने की क्षमता में कमी हुई, लेकिन उत्तरोत्तर देखने की क्षमता बढ़ती गई। और ज्यादातर ये लोग नॉक्टर्नल हैं जो प्रोसीमियंस हैं, और इनमें ऑर्बिटल बार भी प्रेजेंट है। तो प्रोसीमियंस में लीमर लॉरिस वगैरह अगर हम लोग रखेंगे, और टार्शर में तो हमने अभी बताया आपको, पहले लीमर लॉरिस और टार्शर थे, लेकिन टार्शर जो है वो एक प्राइमेटोलॉजी में बड़ा क्वेश्चन है और डिस्प्यूट्स हैं जिसको अब रिजॉल्व भी कर लिया गया है। जो प्रोसीमियंस थे वो चूंकि वेट नोज है, इनको स्ट्रेप्सिराइनी कहा गया, और जो एंथ्रोपॉइड से जिसमें बाद में टार्शर को भी रखा है उनको हेप्लोराइनी ड्राई नोज में रखा गया। तो अब टार्शर जो है हेप्लोराइनी में आते हैं और ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। राइन 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 मीन्स जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, राइन राइनोज मीनिंग नोज। एंड ये ज्यादातर जो है स्पेसिफिक नेजल एनाटॉमी जो होती है उसको लिया है इन दोनों ग्रुप्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। स्ट्रेप्सिराइनी जो है उनकी डॉग लाइक वेट नोज है, और जबकि बाकी सबके ड्राई नोज है, और ये मैंने आप लोगों को बताया ही था। तो टार्शिफॉर्मीज में जिसमें टार्शर आता है, इसमें भी इंसाइजर्स जो हैं वो टूथ कॉम्ब बना लेते हैं, दंत कंघी बना लेते हैं। स्नाउट प्रेजेंट है, ऑर्बिटल क्लोजर भी है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, लोकोमोटर स्पेशलाइजेशंस है, वर्टिकल क्लिंगिंग एंड लीपिंग है, और मोस्टली ये नॉक्टर्नल है। ये इतने ज्यादा शर्मीले उसके होते हैं कि फिलीपींस में जब मैं गई थी और मैंने इनको देखा, तो वहां पे जो केयरटेकर था उन्होंने कहा कि आप इनको नहीं देखिए, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और अगर ज्यादा इनको वो करो तो ये अपनी जान तक दे देते हैं। लेकिन आप वो बहुत अच्छे से इनको देख करके पहचान सकते हैं कि ये जो है किस तरीके से टार्शर की फीचर्स। इसके बाद हम लोग आते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी, जो डिवीजन हुआ था, प्लेटीराइनी ज्यादातर साउथ अमेरिका में है। इनमें क्या है, पुअरली डेवलप्ड थंब है और फिंगर ट्रिप्स ग्रिप जो है। ब्रेन इनका बड़ा है, हालांकि डायोरिनल रात और दिन में दोनों में ही वो करते हैं। टेल बहुत डेवलप है, प्रीहेंसाइल है, मतलब एक तरीके से पकड़ने का काम करती है। और नॉस्ट्रिल्स जो हैं वो आउटवर्ड फेसिंग है इनके। जबकि कैटी रानी ओल्ड वर्ल्ड मंकी की बात करें तो इसको कैटी रानी मैंने अभी पहले भी बताया था, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं दोबारा बता रही हूँ कि 2 मेजर ग्रुप है, होमिनोइडिया और सर्कोपिथिकोइडिया। होमिनोइडिया एप्स हो गए और मंकीज हो गए। अब इनका जो है थंब बेटर है, फिंगर ग्रिप भी बेटर है, टेल अब छोटी हो गई है या नहीं भी है, 2 प्रीमोलर है, और नॉस्ट्रल्स जो हैं वो डाउन फेसिंग है। और इसमें होमिनोइडिया और सर्कोपिथिकोइडिया 2 ग्रुप इसके अंतर्गत आते हैं। सर्कोपिथिकोइडिया जो है 2 फैमिलीज हैं, सर्कोपिथिसिनी और कोलोबिनी। सर्कोपिथिसिनी जो है हमने बताया था, इसमें जो है बेबून्स भी आते हैं, मकाज भी आते हैं, और कोलोबिनी में जो है लीफ ईटर कोलोबस, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है कोलोबाइंस। तो ये जो है लंगूर, एशिया के जो लंगूर हैं वो इसी में आते हैं। होमोनोइडिया जो है ये लेट ओलिगोसीन पीरियड में अपीयर हुआ, तो 3 फैमिली है, होमोनिडी, पोंगिडी एंड हाइलोबिटिडी, जिसमें हम गिबन्स को रखेंगे। अब ब्रेन बढ़ गया इन लोगों का, टेल नहीं है, आर्म्स और शोल्डर गर्डर
सस्पेंशन के लिए, लटकने के लिए है। और जो मोलर टीथ है, 4 तरीके के दांत होते हैं, इंसाइजस, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो जो मोलर है उसमें Y5 शेप्ड पैटर्न है और ज्यादातर ये टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल, अब इसके पीछे भी है कि किस तरीके से क्लाइमेट जो था कोल्ड था, तो पेड़ नहीं थे और कैसे वो उसमें आए, और ये काफी सारी बातें लोग अगर टाइम मिलेगा तो चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से जो प्राइमेट है वो 2 में हो गए, 2 सब ऑर्डर हो गए। प्रोसीमियंस, इनको हम स्टेप्सीराइनी कह रहे हैं, लोअर प्राइमेट्स। एंथ्रोपोइडिया, हेप्लोराइनी, हायर प्राइमेट्स हो गए, और ये अपने डिफरेंट हैबिटेट में रह रहे हैं आराम से। और इनके डेंटेशन, ब्रेन, हैंड में काफी सारे इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज हैं, जिसकी वजह से जो एप में और मैन में दिखाई देती है। और हम लोगों को अब ये देखना है कि वो कौन सी इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज हैं, ट्रेंड कौन से हैं जो जिसकी वजह से ये कहाँ एक तरीके से। और पहले तो प्रारंभ में तो ये जो इंसेक्टिवोरा से आए हैं ना, ट्रीश्रू, तो ट्रीश्रूज जो हैं जिनसे हुए, ट्रीश्रू को भी प्राइमेट्स में ही रखा गया था। और ये जरूर था कि कुछ चीजें इनकी इंसेक्टिवोरा से हैं, कुछ प्राइमेट्स हैं। तो आप सोचिए, ट्रीश्रू, लीमर भी अगर सोचिए तो कितना छोटा, कहाँ मैन। तो ये क्या, कौन से ऐसे इवोल्यूशनरी ट्रेंड था, क्या फीचर्स हुए, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। उद्विकास एक सतत और निरंतर होने वाली क्रमिक प्रक्रिया है, सरल से जटिल की ओर। इवोल्यूशन इज ए कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या हुई, कौन कौन से ट्रेंड थे जिससे कहाँ वो जो है लीमर, गिलहरी जैसा, और कहाँ हम इवॉल्व हुए, इसको थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करते हैं। तो ये तो अब क्लियर हो गया है कि प्राइमेट स्तनधारियों का एक प्राकृतिक समूह है जो कि काफी डाइवर्सिफाइड है। लेकिन इनमें कौन सी वो उद्विकासी प्रवृत्तियां हैं, इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज हैं, इनको जरा हम लोग देखें। तो ये क्या है कि इनके जो सामान्य उपांगों की रचना जो है, हाथ व पैर का अंगूठा, और इनमें से कोई एक विपरीत दिशा में स्थित होता है, उंगलियों के विपरीत। ये उंगलियां हैं और ये विपरीत दिशा में। इनमें वृक्षवासी जीव नहीं होते, हाथ व पैर परिग्राही होते हैं। अब देखिए, धीरे धीरे चपटे नाखून आने लगे, चपटे नाखून पाए जाते हैं, क्लैविकल आ गई पूरी तरीके से विकसित, और जो ऑर्बिट नेत्र कोटर अस्थि का बना होता है, धीरे धीरे जैसे इवॉल्व होते गए। आंखों में इलेबोरेशन हुआ, बाइनोकुलर विजन काफी डेवलप हो गए। मैंने बताया कैसे कैसे सूंघने की क्षमता में कमी हुई और देखने की क्षमता किस तरीके से बढ़ती गई। दांतों में भी क्या हुआ, दंत विन्यास में जो वो वाइकस पैटर्न भी हमने आपको बताया था। 4 प्रकार के दांत, इंसाइजर्स मतलब कृतंक, कृदंक, प्रीमोलर और मोलर। वे पहले तो 3 ही में पाए जाते थे, और लेकिन अब ये 4 तरीके के वो पाए जाने लगे। सूंघने की क्षमता में देखिए कमी हुई तो क्या हुआ, नाक जो स्नाउट थी वो अब छोटी हो गई, और मस्तिष्क काफी कॉम्प्लेक्स हो गया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का आकार जो है वो काफी बड़ा हो गया। गर्भावधि भी लंबी हो गई, और ज्यादातर जो फीमेल्स हैं वो एक प्रसव काल में एक ही बच्चे को जन्म देती हैं ज्यादातर। जब जन्म हो गया बच्चे का तो भी वो काफी दिन, जीवन अवधि भी उसकी लंबी है। और ये माना जाता है कि जितने भी मैमल्स थे, इनकी उत्पत्ति मैंने पहले भी बताया इंसेक्टिवोरा ऑर्डर से हुई है, यूथेरियन के मूल में था। लेकिन यही इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज थी जिसकी वजह से हमें इतने सारे डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या हुआ और किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशनरी थी, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग लेना चाहेंगे। कि मैन को अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर जो है वो पेड़ में रहते थे, ब्रांचेस में, 4 पैरों से चलते थे, हर्बीवोरस थे, और संस्कृति भी नहीं इनके पास। मैन जो है वो 2 पैरों से चलता है, जो पृथ्वी पे सब कुछ खाता है और उसके पास संस्कृति है। अभी आगे ह्यूमनाइजेशन की प्रोसेस में यही बात ही तो है कि कैसे वो ह्यूमन बना। तो जो है ट्रेंड्स क्या हो रहे थे कि इस तरीके से होते होते वो मैन तक पहुंचा। दांतों में क्या हो रहा था,
दांतों में ये हो रहा था कि प्राइमेट्स में क्या हुआ कि जो सिंपल दांतों का जो स्ट्रक्चर था उसको तो रिटेंशन हो गया, दांतों के जो साइज है ना वो भी छोटे हो गए। और जो अगर हम देखें जरा दांतों के लोअर दांतों का उसको देखेंगे तो ट्री श्रू जिसको मैं बता रही थी कि जो इसमें भी है उसमें भी रखते हैं, उसमें जो थे उनका डेंटल फॉर्मूला 2133 था। तो उसमें जो नीचे वाला है लोअर टीथ है 3133, इसमें कमी आगे अभी आपको दिखाई देगी। तो 38 टोटल दांत जो थे वो 38 थे, जबकि लीमर और लॉरिस में 36 है। ये जो नीचे वाले 3133 थे ना ट्री श्रू में, ये लीमर एंड लॉरिस में 2133 ही रह गए, ऊपर वाले तो वही रहे 2133, तो अब 36 दांत हो गए। टार्शर में क्या होता है कि ये 2133 ऊपर वाले तो वही रहे, और जो नीचे वाले जो ट्री श्रू में 3133 थे, लीमन लॉरिस में 2133 हो गए, वो टार्शर में 1133 ही रह गए, 34 हो गए। मैन के केस में 2123 ही है, 2123। तो इस तरीके से दांतों में चेंज हुआ। 4 तरीके के दो हैं। इंसाइजर्स जो हैं वो ज्यादातर कटिंग के लिए यूज करते हैं। इनके साइज में जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड है, तो इंसाइजर्स का साइज जो है वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। क्योंकि ट्रेंड ही बढ़ गया प्रोसेस फूड के लिए। कैनाइंस जो हैं वो भी कम साइज छोटा हो गया। और टूल्स, क्योंकि पहले कैनाइन का काम था चीरना फाड़ना, अब टूल्स हैं। कैनाइंस मतलब टीयरिंग के लिए एंड शेडिंग ऑफ द फूड, और थोड़ा कैनाइन का एस्थेटिक डिस्प्ले भी है। मानो धीरे धीरे इस सुंदरता का भी एक वो है। बड़े बड़े कैनाइंस जो थे वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गए। प्री मोलर में क्या हुआ, प्री मोलर जो है इनका काम क्या होता है, ज्यादातर ग्राइंडर की तरीके से होता है, कभी कभी ये कटिंग सरफेस भी प्रदान करते हैं। और अगर हम देखें इवोल्यूशनरी ट्रेंड की बात करें तो एप्स में, मंकीज में, और जो अर्लीस्ट होमोनिड्स थे जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उन सब में ये काफी डेवलप था। और काफी सारे फॉसिल्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस में प्री मोलर जो है वो मोलर में हो गए, एक्स्ट्रा कस्प उन्होंने उसमें एक्वायर किया, क्योंकि अब वो डील करना था उनको टफ फूड से। और जो प्री मोलर का नंबर था वो 4 प्रिमिटिव मैमल्स में था। मैंने आपको बताया कैसे कैसे रिडक्शन हुआ। ब्रेन भी बढ़ गया। ब्रेन जो है उसका साइज बॉडी के कंपैरिजन में ब्रेन बढ़ा। जैसे जैसे बॉडी बढ़ी और वैसे वैसे ऑर्गन्स बढ़े, लेकिन ब्रेन बढ़ा। और ब्रेन बढ़ते बढ़ते मैन में सबसे ऊंचे उस पे पहुंचा। उसमें क्या हुआ कि जो ब्रेन में भी वो एरियाज जो विजन से रिलेटेड थे उनमें रिडक्शन हुआ, उनमें एलिब्रेशन हुआ, वो बढ़े। और जो स्मेल से रिलेटेड थे उनमें रिडक्शन हुआ। तो हाँ ठीक है, वो 2 पैरों से खड़े होके चलने लगा, उसके हाथ फ्री हो गए, उसका अंगूठा जो था अपोजिबल था, तो उसने काफी सारे टूल्स बनाए। उसकी वजह से कल्चर, संस्कृति का वो निर्माता है। और जो है इसी की वजह उसका ब्रेन भी डेवलप हुआ। जो हाथ की कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जो ब्रेन में कॉर्टिकल एरिया थे वो 3 गुना एप्स में ज्यादा हुआ है। और उसके बाद मैन में तो ये लैंग्वेज और उससे ज्यादा बहुत ही बढ़ गए। ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ सेरेब्रम में बैलेंस करने के लिए। हाथों में भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आई, फिंगर में ग्रैस्पिंग एंड मैनिपुलेटिव। एक 2 तरीके की देखिए ग्रिप होती है, पावर ग्रिप और प्रिसिशन ग्रिप। पावर से पकड़ते हैं जो, लेकिन मैन के केस में छोटे से एक चावल के दाने में भी खूब अच्छा लिख सकता है। तो लोकोमोशन ही नहीं अब हाथ में रह गया, उससे काम वो करने लगा। सीधे जिसका स्पाइन था ना वो 4 पैरों से नहीं चल रहा था, वो सीधा हो गया, खड़ा हो गया। और स्पाइनल कॉर्ड जो है मैन में, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें प्रोग्रेसिव इंक्रीज हुआ।
तो इससे क्या हुआ, जिससे कि वो वेट को भी अच्छी तरीके से उठा पाता है। तो ये इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज अब हम लोग ने जानी, तो इसी के मद्देनजर हम जरा सा पढ़ेंगे। 4 जो है हमें एप्स पढ़ने हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ें और उसके बाद थोड़ा बहुत आगे बातचीत करेंगे। तो 4 में मैंने पहले ही बता दिया था कि एक तो जो हाइलोबेटिनी एक ग्रुप हो गया। हम लोग जब इसमें एंथ्रोपॉइडिया के, हम टाशर को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हाइलोबेटिनी, पोंगिडी और होमोनिडी। तो हाइलोबेटिनी में जो हाइलोब्लेट्स हुए, गिबन हुए, और जो सियामेंग हुए, सिम्फेलेगस। तो गिबन के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग इनके बारे में पढ़ लें। गिबन जो है या हाइलोबेट्स, ये सर्कोपिथिकोइडिया और उच्च प्राइमेटों के मध्य की प्रदेश है। गिबन ज्यादातर बर्मा, थाईलैंड, भारत, चीन, मलाया, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं। और ये जितने चारों एप हैं उनमें सबसे छोटा प्राणी है। इनकी लंबाई लगभग 2 फीट तक होती है और भार जो होता है वो 11 से 15 पाउंड तक होता है। ये छोटे छोटे पारिवारिक समूह में रहते हैं। इनका जो प्रिय भोजन होता है वो कीड़े मकोड़े होता है। और जब ये सीधा खड़ा होता है तो इनके हाथों की उंगलियां जमीन को छूती है। इनकी अग्रभुजा की लंबाई पश्च भुजा से काफी अधिक होती है। त्वचा का रंग इनका काला होता है। और इनकी सबसे बड़ी जो फीचर है वो क्या है कि ब्रैकिएशन, हाथ हमने बताया लंबे, ये लटक लटक के ट्रू ब्रैकिएटर गिबन को हम लोग कह सकते हैं। गिबन इसी फैमिली में सिम्फेलेंगस भी आते हैं, सियामंग भी आते हैं। ये गिबन से आकार में बड़े होते हैं। तो गिबन सबसे छोटे हो गए सारे एप्स में। इनका कपाल भी अपेक्षाकृत लंबा होता है। गिबन की तुलना में कपाल क्षमता भी अधिक होती है। और जो है ये तेज उच्चारण कर पाने में सक्षम होते हैं। गिबन के समान ठीक है ब्रैकिएटर होते हैं, इसीलिए इनको अलग ग्रुप्स में रखा गया है। और सुमात्रा और मलय के प्रायद्वीपों के पहाड़ी जंगलों में ये पाए जाते हैं। पोंगिनी में आ जाए, अब दूसरा औरंगुटान की बात करें। औरंगुटान जो है वो सुमात्रा और बोर्नियो के उसमें पाया जाता है। कटिबंधी जंगलों के पेड़ों पे पाए जाते हैं। मलाया में ये जंगली वृक्षों का मनुष्य भी इनको कहा जाता है। ये पूरी तरीके से पेड़ पे रहते हैं। और इनमें क्या होता है कि ये नक्कल वॉकिंग करते हैं। ये नक्कल्स जो होते हैं ना, इससे ऐसे ऐसे करके ये चलते हैं। औरंगुटान की लंबाई लगभग 4 फीट होती है। ये गिबन से शारीरिक आकार में बड़े होते हैं और नर का आकार मादा से बड़ा होता है। और इनका जो वजन होता है लगभग 100 किलोग्राम से अधिक का होता है। उसके बाद चिंपैंजी की अगर हम लोग बात करें तो चिंपैंजी जो है पैन जीनस का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी एक स्पीशीज जो है पैन ट्रैगोलॉइड्स है। और ये 3 तरीके के होते हैं। एक श्वेत मुख वाला चिंपैंजी, एक गंजे सिर वाला मतलब काले मुखमंडल वाला चिंपैंजी, और एक ठिगना पिग्मी चिंपैंजी। चिंपैंजी जो होते हैं ज्यादातर ये 8 और 9 की संख्या में रहते हैं और ज्यादातर ये पत्तियां वगैरह खाते हैं। तो ये जो है पत्ती बीज वगैरह खाते हैं और ये बहुत कुछ मानव के तरीके से। और हम आपको एक बात बता दें कि हमारे सबसे क्लोज एंसेस्टर भी यही है। अगर बायोकेमिकल मार्कर की जो टेस्ट वगैरह किया गया तो देखा कि चिंपैंजी ही हमारे क्लोजेस्ट एंसेस्टर है। गोरिल्ला से भार में कम होते। गोरिल्ला तो सबसे ज्यादा भार उसका होता है। नर चिंपैंजी की ऊंचाई जो है वो लगभग 5 फीट तक होती है और शारीरिक भार जो है 110 पाउंड तक का होता है। मादा की अपेक्षा कृत कम 88 पाउंड तक का होता है। और इनके पूरे उसमें काले भुरभुरे बाल पाए जाते हैं। सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस भी इनकी कम विकसित होती हैं। उसके बाद जो है हाँ, एक बात और हम बता दें कि चिंपैंजी में ईशियल क्लोसिटीज ज्यादा डेवलप नहीं होती हैं, जबकि ये 25% चिंपैंजीज में ही ये पाई जाती हैं। गोरिल्ला ये सबसे बड़ा है। ये मध्य अफ्रीका के कैमरून, गैबन और कॉन्गो के संघन जंगलों में पाए जाते हैं। पूरी तरीके से शाकाहारी होते हैं और अपना अधिकांश समय जो है वो भूमि पर ही व्यतीत करते हैं। ये दिवाचर प्राणी है तो क्रियाकलाप भूमि पे ही करता है। इसका वजन हमने अभी बताया। इनकी लंबाई 1800 मिलीमीटर तक होती है। वजन 200 किलोग्राम तक होता है। कपाल बड़ा और अंडाकार होता है और एक बहुत बढ़िया सजाइटल क्रेस्ट भी पाया जाता है इनके उसमें। सुप्रा ऑर्बिटल टोरस का निर्माण करती हैं।
इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 500 सीसी से लेकर के मेल्स की और फीमेल्स की 450 सीसी तक होती है। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में अभी लेने की कोशिश करेंगे जब हम कंपैरेटिव एनाटॉमी की बातचीत करेंगे। तो गोरिल्ला जो होते हैं ये 3 उसमें पाए जाते हैं, 3 भौगोलिक रूप में पाए जाते हैं, वेस्टर्न या लो लैंड गोरिल्ला, ईस्टर्न लो लैंड गोरिल्ला और माउंटेन गोरिल्ला। तो ये 3 तरीके के उसमें पाए जाते हैं। और अभी हम लोग इन एप की और मैन की कंपैरेटिव एनाटॉमी करेंगे और इसकी किस तरीके से मानव से ये कुछ लक्षणों में कैसे कैसे भिन्न है। तो अगर हम इसकी बातचीत शुरू करें और हम सबसे पहले क्रेनियम से बात करें, तो मानव का जो कपाल है और आधुनिक मानव हम लेते हैं इसमें और उसके एप्स लेते हैं। कोशिश करेंगे कि हम जो सारे एप्स हैं उनसे डिफरेंशिएट करें। तो सबसे पहले क्रेनियल कैपेसिटी, करोटी धारिता की बात करते हैं। मानव में कपाल क्षमता कम से कम 1100 घन सेंटीमीटर होती है, जबकि औसत कपाली क्षमता 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर तक होती है। एप में औरंगुटान मतलब पोंगो में ये 416 घन सेंटीमीटर तक, चिंपैंजी में 400 घन सेंटीमीटर और गोरिल्ला में लगभग 500 घन सेंटीमीटर तक होती है। अगर हम लोग कपाल तोरण की बात करें, स्कल वॉल्ट की बात करें और हम उसको कंपेयर करें, तो कपाल की संरचना में देखिए 2 मुख्य भाग होते हैं। एक तो उसकी कपाल की जो है छत होती है और कपाल का बेस होता है। तो मानव के कपाल में कपाल तोरण जो कपाल की है ये गुंबदाकार छत जो होती है चिकनी और गोलाई ली हुई होती है, जबकि चिंपैंजी में कपाल तोरण गोलाकार एवं चिकना होता है। गोरिल्ला में कपाल तोरण में हल्के हल्के उभार होते हैं जिसमें तोरण की सतह खुरदुरी होती है और औरंगुटान में ये उभार ही नहीं होता परंतु सतह खुरदुरी ही पाई जाती है। फिर स्कल वॉल्ट की बात करें तो मानव के कपाल के आकार जो है आधार में 3 प्रकार के वो होते हैं। एक तो मानव का अगर क्रेनियम देखें तो डॉलिको क्रेनियल में, इससे पहले का जो मेरा लेक्चर था जब रेस का था तो मैंने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड की जो 3 मेन रेसेस हैं, कॉकोसॉइड, मंगोलॉइड, नीग्रोइड, इनको किस तरीके से क्रेनियल ये क्रेनियम के आधार पे डॉलिको क्रेनियल, ब्रेकी क्रेनियल और मीजो क्रेनियल के आधार पे कैसे डिवाइड किया गया था। तो मानव में डॉलिकोक्रेनियल, ब्रैकीक्रेनियल, मीजोक्रेनियल तीनों ही होती हैं, जबकि एप का जो होता है वो ज्यादातर ब्रैकीक्रेनियल होता है और जो ललाट फोरहेड है वो पीछे की ओर तोरण वाला सिर काफी सरकरा होता है। और अगर वॉल्ट क्रेनियम की देखें तो मानव के कपाल का जो वॉल्ट है वो 4 मुख्य अस्थियों से मिलकर के बना होता है। फ्रंटल आगे की तरफ, फिर ऑक्सीपिटल और बीच में दोनों तरफ पैराइटल होती है। एप में मानव के समान ही की मोरलेस स्थिति पाई जाती है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, समय का अभाव है तो मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। ब्रेन मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मानव का मस्तिष्क पूर्ण विकसित होता है, एप में मस्तिष्क जो है अपेक्षाकृत कम विकसित होता है। और रेशियो क्रेनियम एंड फेस की बात करें तो मानव में कपाल मुख भाग फेस की तुलना में बड़ा होता है जो क्रेनियम है। एप में कपाल मुख भाग फेस की तुलना में छोटा होता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम फ्रंटल और पेराइटल ट्यूबरोसिटी की बात करें तो मानव में ललाट एवं जो फ्रंटल एंड पेराइटल ट्यूबरोसिटी है ये पूर्ण विकसित होती है। एप में ललाट एवं जो फ्रंटल अल्प विकसित होती है, ये जो पेराइटल ट्यूबरोसिटी है। इसके अलावा टेम्पोरल फोसा भी मानव में ये फोसा ऊपर की ओर होता है, सुपीरियर एवं इंफीरियर टेम्पोरल लाइन तक फैला होता है। मानव के कपाल का टेम्पोरल फोसा के आकार में टेम्पोरल पेशियों एवं जबड़ों के आकार का अनुमान लगाया जा सकता है, अधिक गहरा नहीं होता है। एप में टेम्पोरल फोसा जो है मानव की अपेक्षा आकार में बड़ा अथवा गहरा होता है। एल्व्यूलर प्रोग्नेथिज्म की बात करें तो मानव का चेहरा ही हमने बताया आकार में छोटा होता है, आगे की ओर निकला हुआ नहीं होता, हालांकि निग्रोइड फीचर है तो उस निग्रोइड रेस में थोड़ा सा निकला हुआ होता है। तो जो मैन का फेस है वो ऑर्थोग्रेनिस है, कुछ में होता है प्रोग्नेथिज्म। एप में जो है वो आगे ही निकला होता है। एल्व्यूलर प्रोग्नेथिज्म पूर्णतः स्पष्ट होती है। सुप्राऑर्बिटल रिजेस मानव में बहुत कम विकसित होती हैं, एप में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से विकसित होती हैं।
चिंपैंजी और गोरिल्ला में ये सुप्राऑर्बिटल रिजेस बहुत भारी होती हैं और एक टोरस का ही निर्माण कर लेती हैं। इसके बाद अगर फेशियल एंगल की बात करें तो ये जो फेशियल एंगल है मानव में 70 से 90 तक होता है और एप में ये 45 से 60 डिग्री के लगभग होता है। और जो नेजल ब्रिज है तो अपने पार्श्व किनारे पर नेजल अस्थियां अपनी ओर की मैक्सिला के फ्रंटोनेजल पार्श्व पर जो प्रोसेस है उस पर टिकी रहती हैं, तो इस तरीके से नेजल सेतु का निर्माण करती हैं। जबकि एप में ये उसकी तरीके से नासिका सेतु नहीं पाया जाता है, इसीलिए तो उनकी नाक जो है वो फैली हुई होती है। चिंपैंजी में छोटा और सॉफ्ट होता है, जबकि गोरिल्ला में ओरिंगटन में लंबा और नीचे की तरफ बड़ा होता है। फोरामेन मैग्नम बहुत ध्यान देने वाली बात है। फोरामेन मैग्नम जो है मानव में ऑक्सीपिटल बोन के पश्चिमी उभार के कारण कपाल का आधार काफी पीछे तक फैला हुआ होता था। फोरामेन मैग्नम जो है आधार में काफी आगे की ओर स्थित होता है और इसकी स्थिति लगभग क्षैतिज होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। जबकि एप में मानव की अपेक्षा फोरामेन मैग्नम की स्थिति में अंतर होता है। ऑक्सीपिटल की जो पश्चिमी एप में उभार में कमी हुई है और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे कि जो इवोल्यूशन हुआ। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको कि हम लोग कर सकते हैं। समय अभाव के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इतना है कि दांतों के बारे में अगर हम बात करें तो कैनाइन, मानव में कैनाइन जो है वो छोटे होते हैं और दंत शिखर उपस्थित होता है, अन्य दांतों के स्तर पे होता है, जबकि एप में कैनाइन दांत आकार में बड़ा होता है और अन्य दांतों की अपेक्षा मोटे और लंबे होते हैं। इनकी इतनी ज्यादा अत्यधिक लंबाई के ही कारण जो मुंह जो बंद भी होता है तब भी दांत बाहर तक निकल जाते हैं और इसीलिए इनमें डायस्टमा पाया जाता है। मानव में ये दंतांतराल नहीं पाया जाता, डायस्टमा नहीं पाया जाता है। बहुत सारी और भी उसमें हुई। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि अगर हम लोग बात करें हाथ के अंगूठे में अपोजिबिलिटी की बात करें तो इसका आधार ऊपर की तरफ होता है। मानव में मानव में ये अंगूठा जो अपोजिबल नहीं है, जबकि जो एप में त्रिभुजाकार स्कैपुला है और स्कैपुला का जो आधार है वो नीचे की ओर उन्नत होता है। हाँ, स्कैपुला की पहले बात करते हैं। तो मानव में स्कैपुला एक चपटी और जो ट्रायंगुलर बोन होती है, ये इसका आधार जो है, जो बेस होता है, ये ऊपर की तरफ होता है। जबकि एप में मानव के समान ये अस्थि त्रिभुजाकार तो होती है, लेकिन इसका जो स्कैपुला का आधार है वो नीचे की तरफ होता है, उल्टा होता है। अंगूठे की बात करें तो मानव में ये अनुपस्थित होता है और एप में और ओरांगुटान में ये लगभग अनुपस्थित होता है, जबकि चिंपैंजी और गोरिल्ला में ये कम अपोजिबल होता है। और जो है बोन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोन फीमर, मानव के फीमर में लीनिया एस्पेरा पाई जाती है, देखिए, और उसमें लीनिया एस्पेरा बिल्कुल नहीं। और इरेक्ट पोस्चर के लिए लीनिया एस्पेरा बाइपेडल गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव में की जो फीमर है वो सिर, उसका शाफ्ट से एक मजबूत नेक के साथ जुड़ा होता है और ये 130 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि एपो में फीमर की जो वो छोटी होती है और ये मिल करके कम अंशों का ही कोण बनाती है। टिबिया और फिबुला में भी काफी सारे चेंजेस हुए। तो इस तरीके से काफी सारी एनाटॉमी में देखें तो बहुत से अंतर हैं, लेकिन समय का अभाव है तो हमने मोटे मोटे लेने की कोशिश करी। और ये जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड था ये लोकोमोशन में था, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फीमर में जो है लीनिया एस्पेरा है, मैनिपुलेशन में हुआ, हाथ में थंब जो है उसकी वजह से दांतों में क्या क्या चेंजेस आए और किस तरीके से इनके मेंटल उसमें भी चेंजेस आए। ये सारी बातें भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा कि ब्रेन में भी कौन कौन से एरियाज थे जो ज्यादा डेवलप हुए। लोकोमोशन की बात करें तो 4 तरीके से हो सकता है। एक तो वर्टिकल क्लिंगिंग जो लीमर वगैरह में थी, 4 पैरों से चल सकते थे। गिबन था जो ब्रैकिएटर था। मानव जो था वो बाइपेडल गेट है उसका, जो 2 पैरों से चलता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर रहा होमोनाइजेशन की प्रोसेस में। तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ते गए। अगर हम लोग चिंपैंजी वगैरह की बात करें तो नक्कल वॉकर थे, अपनी इससे चलते थे।
बायपीडलिज्म जो है, दो पैरों से चलना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर था, जो कि मानव के काफी चीजें ही बदल गई। वो दो पैरों से चलने लगा, हाथ उसके फ्री हो गए, तो वो बहुत सारे टूल्स का उसने निर्माण किया, मानव संस्कृति का निर्माता बना। और एक और भी फीचर हुआ, जब उसका पोस्चर स्ट्रेट हो गया तो ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल सीध में आ गए, तो लैंग्वेज भी बनी। ब्रेन में भी वो एरियाज डेवलप हुए जो लैंग्वेज से रिलेटेड थे। और मैंने पहले भी बताया कि हाथ में हस्त कौशल, मैनिपुलेशन, दो तरीके की पकड़ होती, पावर और प्रिसिशन। मैन के केस में जो है ये प्रिसिशन है, बहुत परिशुद्ध, सबसे ज्यादा विकसित है। नई दुनिया के वानरों में, पुरानी दुनिया के वानरों में, एप और मानव में अगर हम देखा जाए तो इसके बहुत सारे चरण दिखाई देते हैं, और धीरे धीरे ये डेवलप होती गई, और मैन में जाकर के ये सबसे ज्यादा डेवलप हुई। अगर मेस्टिकेशन की बात करें तो मेस्टिकेशन में भी हम लोग देखते हैं कि दांतों के भी पैटर्न में क्या क्या अंतर आया। अब हमारे खाने के पैटर्न में चेंज हुआ, तो इसी तरीके से प्राइमेट एवोल्यूशन में दंत संरचना और इसकी संख्या में कमी की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रोसीवेंस में ऊपरी ओंठ जो थे मसूड़ों से जुड़े हुए थे, डेंटल कॉम पाई जाती थी। सीबियोडिया में 3 प्रीमोलर पाए जाते थे। दांतों की संख्या को अगर देखा जाए तो पुरानी दुनिया के वानरों में, एप और मानव में, ओल्ड वर्ल्ड मंकी एप और मैन में कुल 32 दांत पाए जाते हैं, और जिनका जो डेंटल फॉर्मूला 21-23 में थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ दिखाई देता है। तो जो बात ये हुई कि मायोसीन पीरियड में मौसम बदला, और मौसम बदलने के बाद ठंडे जो थी, बर्फ थी चारों तरफ से, तो उसके बाद ये ड्रायोपिथेकस हुआ। ड्रायोपिथेकस से 3 इसमें कन्वर्ट हुआ, ड्रायोपिथेकस अफ्रीकैनस, ड्रायोपिथेकस मेजर और ड्रायोपिथेकस न्यान्जी। जो मेजर था वो आगे चल के हमारा गोरिल्ला में हुआ, और इस तरह अफ्रीकैनस चिंपैंजी में हुआ, और इन्हीं से ही मैन भी इवॉल्व हुआ धीरे धीरे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफारेंसिस। सबसे पहले लीके को जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफारेंसिस मिलता है, और होमोसैपियंस के प्रमाण मिलते हैं ये 1970 में। लीके ने एक चूने की खदान में देखा, फुटप्रिंट मिले, और उसके आधार पे इन्होंने कहा कि ये मानव जो है ऑस्ट्रेलोपिथी, अब होमोनिड लाइन की तरफ चल पड़े, होमोनाइजेशन की प्रोसेस हो गई, और मैन जो था वो इसी से होते होते ऑस्ट्रेलोपिथेकस से फिर होते हुए होमो इरेक्टस में सीधे खड़े होने लगा, फिर निएंडरथल मैन, और निएंडरथल मैन के बाद फिर धीरे धीरे वो होमो सैपियन, और बाद में होमो सैपियन सैपियन की तरफ आगे बढ़ता चला गया। तो हम लोग अगर देखें कि अगर बिफोर 5 मिलियन ईयर्स जो है अफ्रीका में हमारा एंसेस्ट्रल लीनियज जो था चिंपैंजी लीनियज से शिफ्ट हो गया। फिर उसके बाद जो है होमोनिड आया 4 मिलियन ईयर्स में। मायोसीन पीरियड के बाद से कहानी शुरू हो जाती है ड्रायोपिथेकस से। तो होमोनिड जो हुआ वो अभी मैंने आपको बताया कि 3 मिलियन ईयर्स पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफारेंसिस लूसी, जिसको नाम दिया गया, वो अफ्रीका में था, और यहाँ से ही फिर जो है 4 और स्पीशीज जो होमोनिड की वो अफ्रीका से गई। 2.5 मिलियन ईयर्स में जो है कुछ होमोनिड जो है उन्होंने टूल्स बनाने लगे, चिपिंग स्टोन टूल्स बनाने लगे जिसकी कटिंग एज वगैरह थी। और उसके बाद 2 करीब मिलियन ईयर्स पहले जो है होमो सबटाइप्स आए जिनका लार्ज ब्रेन था, जो अफ्रीका में रहने लगे। 1.5 मिलियन ईयर्स पहले हैंड एक्सिस बनी, होमोनिड्स स्प्रेड हो गए अफ्रीका में, एशिया में, और इन्हीं में से ही निएंडरथल भी बने जो यूरोप में, और होमो इरेक्टस एशिया में आए। उसके बाद ह्यूमन ब्रेन जो है बहुत ज्यादा अभी साइज में आ गया, और 50,000 साल पहले ह्यूमन कल्चर्स जो है उन्होंने केव पेंटिंग बनाई, सजने संवरने के लिए चीजें बनाई, और यहाँ तक कि अपने पूर्वजों को भी दफनाया। अभी 25,000 साल पहले की ही बात है कि वो जो है पुराने वाले होमो सैपियंस एक्सटिंक्ट हो गए, और अब जो मॉडर्न ह्यूमन है होमो सैपियंस सैपियंस वो पूरे वर्ल्ड में फैल गए, और वर्ल्ड ही नहीं, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि और भी जगह ये फैल रहे हैं, और उद्विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है जो अभी भी हो रही है। तो किस तरीके से प्राइमेट्स एक छोटे से ट्री श्रू से होकर के किस तरीके की ह्यूमन तक हुए, ये आज हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की। इसी के साथ ही आज का मैं जो अपना चैप्टर है ये आप लोगों के साथ
समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ। नमस्कार।